मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा, आपका दोस्त और बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप सबको मार्केटिंग मंत्रा के केस स्टडी सेशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा मानना है कि केस स्टडी चाहे सफल बिजनेस की हो या असफल बिजनेस की, हमें बहुत कुछ सिखाती है। जहां सफल बिजनेस की केस स्टडी हमें अलग अलग ऊंचाइयां, बिजनेस की ऊंचाइयां चढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वहीं असफल बिजनेस की केस स्टडी हमें गलत फैसले लेने से सचेत करती है और बिजनेस में आने वाले बाधाओं से अवगत कराती है। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज के केस स्टडी में बात करते हैं एक ऐसे भारतीय ब्रांड की जो एक समय में शून्य से शिखर तक पहुंचा, जिसका दावा था कि भारत में कलर टेलीविजन लाने का श्रेय उसी को जाता है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस के अलावा अपने बिजनेस की जमीन को अन्य क्षेत्रों जैसे ऑयल एंड गैसेस, टेलीकॉम, रिटेल जैसे क्षेत्रों में फैलाने की कोशिश की, परंतु देखते ही देखते उसका ग्राफ लुढ़कने लगा और आज बंद होने के हालात में है। किसी भी समय एनसीएलटी में यह बिक सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह भारतीय ब्रांड है वीडियोकॉन, जिसकी शुरुआत धूत ब्रदर्स यानी वीएन धूत, पीएन धूत एवं आरएन धूत के द्वारा उदारीकरण के ठीक पहले 1986 में, जब इससे सबसे पहले कलर टेलीविजन का लाइसेंस मिला था, उस समय किया गया था। ये तीन महत्वाकांक्षी भाइयों के पहले इनके पिताजी खास करके शुगर और पेपर के ट्रेडिंग के बिजनेस में थे, लेकिन इन तीनों महत्वाकांक्षी भाइयों ने इस लाइसेंस के बाद तोशिबा के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया और इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाया और साल 1990 आते आते कंपनी ने एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और होम एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसे उत्पादों को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया। और अगले ही साल 1991 में धूत ब्रदर्स ने वीडियोकॉन को रीब्रांड किया। इसके बाद वीडियोकॉन देश में सबसे प्रतिष्ठित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांडों में के सूची में शामिल हो गया। और 1995 आते आते वीडियोकॉन सीआरटी मतलब कैथोड रेज ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी, जिसका प्रयोग ये इन हाउस में तो करता ही था, उसके साथ साथ कलर टेलीविजन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, दूसरे मैन्युफैक्चरर थे, उनको भी सप्लाई किया करता था। मगर जैसा कि मैंने कहा, तीनों भाई बड़े महत्वाकांक्षी थे, तो उनके ख्वाब भी बड़े थे और उन्होंने अपने बिजनेस से बाहर जाकर व्यापार करने की जमीन तलाशनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने तेल और गैस, दूरसंचार, रिटेल और डीटीएच सर्विसेज में अपनी कारोबार की एंट्री मारी और इसी बिजनेस को स्थापित करने के लिए उन्होंने बैंकों से कर्ज लिया और यहीं से गलतियों का सिलसिला शुरू होता है। और यही उनके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट भी था, जहां से वीडियोकॉन के पैर डगमगाने लगे, प्रॉफिट ग्राफ गिरने लगा और कर्ज नियंत्रण से ये बाहर होने लगा। डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो क्रिटिकल हो गया, जिसने अंततः कंपनी को एनसीएलटी तक पहुंचा दिया। और इसका सबसे बुरा वक्त 1918 में तब आया जब सीबीआई ने इसके आईसीआईसीआई के लोन के सिलसिले में जांच शुरू की, जिसमें चंदा कोचर पर आरोप लगा था कि उन्होंने वीडियोकॉन को अपने हस्बैंड के न्यू पावर रिन्यूएबल्स के बिजनेस में पैसे लगाने के एवज में उसके शर्त पर 2012 में लगभग 1800 करोड़ के लोन सैंक्शन करवाए थे। तो मित्रों, आइए देखते हैं कि वे क्या कारण थे, वो सम्मिलित रूप से कौन कौन से कारण थे जिसने फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले इस वीडियोकॉन को पुनः अर्श से फर्श पर पटक दिया और इससे हमें क्या सबक मिलती है। तो मित्रों, इसके पहले कारण की अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि वीडियोकॉन एज ए ब्रांड फेल टू बिल्ड इट्स ब्रांड वैल्यूज। मतलब जब वीडियोकॉन 80 के दशक के मध्य में लॉन्च हुआ और इसने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस के बाजार में और सारे प्रोडक्ट उतारे, तो देखते ही देखते यह मिडिल क्लास भारतीय उपभोक्ताओं के बीच में काफी पॉपुलर हो गया। जैसा कि मैंने अपने बीपीएल के केस स्टडी में बताया था कि जहां बीपीएल भारतीय एलिट वर्ग में पॉपुलर था, वही वीडियोकॉन अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी के कारण मिडिल क्लास की पहली पसंद थी। परंतु दोस्तों, इसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी का साइड इफेक्ट भी हुआ कि कंज्यूमर का परसेप्शन इस ब्रांड को लेकर एक सस्ते ब्रांड के रूप में बन गया। हालांकि वीडियोकॉन ने शुरू से ही इसकी ब्रांड बिल्डिंग की पूरी कोशिश की, ब्रांड की पोजीशनिंग की पूरी कोशिश की। जैसे शुरू में आपने जब लोगो देखा था, पहला लोगो इसका बेस लाइन था द इंडियन मल्टीनेशनल,
बाद में उसने चेंज किया ब्रिंग होम द लीडर, उसके बाद आया न्यू इम्प्रूव्ड लाइफ, फिर आया था इकोलॉजिक फॉर सस्टेनेबल लाइफ। यहां तक कि बाद में जब यह बात वीडियोकॉन को रियलाइज हुआ कि उसका ब्रांड समय के हिसाब से ग्राहकों के बीच में वो जगह नहीं बना पाया है, तो उन्होंने लोगों में बदलाव किया। आज का जो लोगो देखें वही लोगो था और बेस लाइन आया एक्सपीरियंस चेंज। पर मित्रों, ये सभी प्रयास उसके नाकाम रहे और कंज्यूमर के सामने इसका इंप्रेशन एक इंप्रेसिव ब्रांड के बजाय मल्टीनेशनल के सामने एक सस्ते ब्रांड के रूप में ही रहा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में प्राइस वॉरियर जो होते हैं उनकी लाइफ लिमिटेड होती है, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म सेल्स के सामने लॉन्ग टर्म ब्रांड का खात्मा हो जाता है। और इस तरह वीडियोकॉन ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की, मगर कोरियाई एंड जापानीज ब्रांड जैसे सैमसंग, एलजी, सोनी ने जल्दी ही उसे रेस से पछाड़ दिया। और इस तरह इसकी प्राइसिंग कटिंग स्ट्रेटजी ने इसे अर्ली सक्सेस तो दिलाई, मगर इसे लॉन्ग लास्टिंग ब्रांड नहीं बनने दिया। तो मित्रों, हमारे लिए सवाल उठता है कि क्या प्राइस वॉरियर स्ट्रेटजी हमेशा फेल होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये सत्य है कि प्राइस वॉरियर स्ट्रेटजी एक दुधारी तलवार जैसी है, जिसे हमें थोड़ी समझदारी से अप्लाई करना चाहिए। हाँ, प्राइस कटिंग और डिस्काउंट सेल्स को इमीडिएटली बढ़ाता है, कंज्यूमर को ब्रांड की तरफ आकर्षित करता है। वही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बजट ब्रांड और लो प्राइस ब्रांड के बीच में एक पतली, बहुत ही पतली लाइन होती है। तो हमें बजट ब्रांड अवश्य बनना चाहिए, मगर लो प्राइस ब्रांड बनने से हमेशा बचना चाहिए। हालांकि कई सारे उदाहरण हैं जहां बजट ब्रांड काफी सफल हुए हैं, क्योंकि कंज्यूमर को प्रोडक्ट सस्ता नहीं बल्कि अफोर्डेबल लगा है। कंज्यूमर को प्रोडक्ट में प्राइस के अलावा कुछ और दिखना चाहिए, जिससे कि उसकी ब्रांड बिल्डिंग हो सके। सिर्फ लोग उसे सस्ता के कारण न खरीदें। अगर उदाहरण के तौर पे देखूं तो निरमा को देख सकता हूं, जो एक समय में मल्टीनेशनल ब्रांड के तुलना में सस्ता प्रोडक्ट लेके आया था, लेकिन उसके पहले ही जब सबसे पहले उसका कमर्शियल आया था तो आप देखेंगे कि उस समय की प्रीमियम कार 118 NE एक बंगले के सामने खड़ी दिखेगी, जो इसे दिखाती है कि वो चीप नहीं है बल्कि अफोर्डेबल है। वैसे ही एयरलाइंस में इंडिगो का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। मित्रों, इसका दूसरा कारण हो सकता है ओवर डाइवर्सिफिकेशन लेड ओवरलोडिंग ऑन डेप्ट। दोस्तों, वीडियोकॉन ने अपने बिजनेस से बाहर जाकर व्यापार करने की जमीन तलाशनी शुरू की। थोड़ा सा इसका फोकस और हटा और बिजनेसेस में। उसके बाद उन्होंने तेल और गैस, टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल और डीटीएच सर्विसेज की कारोबार में एंट्री मारी। और इस बिजनेस को स्थापित करने के लिए उन्होंने बैंकों से भरपूर कर्ज लिया, मगर यह बिजनेस उनके लिए सफल साबित नहीं हुआ और उनमें जितनी बड़ी पूंजी लगी थी उसके हिसाब से मुनाफा नहीं मिल रहा था। टेलीकम्युनिकेशन की बात तो आप जानते ही हैं, 2G स्कैम, जिसके कारण इसके लाइसेंस भी रद्द हो गया। मगर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वीडियोकॉन ग्रुप ने काफी कर्ज ले लिए थे। बस यहीं से वीडियोकॉन का कर्ज नियंत्रण से बाहर होने लगा। अगर आप 2009 से 2014 के आंकड़ों को देखेंगे, इसके फाइनेंशियल को देखेंगे, तो साफ दिखता है कि डेट रेशियो 1.67 से 3.93 हो गया था। जहां प्रॉफिट डिक्लाइन होता गया, वहीं कर्ज बढ़ता गया, जिसने कंपनी की कमर तोड़ दी। दोस्तों, इसका तीसरा कारण था बिलेटेड एफर्ट्स टू सेल ऑफ एसेट्स एट थ्रू अवे प्राइसेस। मित्रों, कर्ज को न संभाल पाने की सूरत में कंपनी ने एसेट्स एवं अपने बिजनेस को बेचने की कोशिश की। तो उसने टेलीकॉम को जहां एयरटेल को बेचा, वहीं अपने वीडियोकॉन डीटीएच को सुभाष चंद्रा के डिश टीवी के साथ मर्ज कर दिया। पर यह सब भी देर से उठाए गए कदम साबित हुए। एक तो एसेट्स औने पौने दाम में बिके, वहीं कंपनी को कर्ज से भी उबर नहीं पाया। इस तरह देर से लिया गया यह फैसला नाकाम साबित हुआ और देखते ही देखते एक समय भारत के सबसे धनी लोगों में शुमार होने वाले व्यक्ति वीएन धूत का भविष्य अनिश्चितता के भंवर में फंस गया। दोस्तों, अगला कारण है डिले इन द इंसॉल्वेंसी। मित्रों, आखिरकार वीडियोकॉन 2018 में दिवालियापन अदालत मतलब एनसीएलटी पहुंचा। समूह की कंपनियां
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन के खिलाफ दावों में लगभग 88,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दिवालियापन केस बन गया था। और दिवालियापन कानून के तहत इस मामले को 270 डेज में सुलझा लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये चीजें शायद ही कभी समय पर होती है। कम से कम हमारे देश में तो ऐसा देखने को कम ही मिलता है। और मामले के सुलझाने में देरी का सबसे बड़ा कारण वीडियोकॉन समूह खुद भी था, क्योंकि इसकी कंपनियों ने कर्ज तो लिए थे, लेकिन समूह रूप से लिया था, पूरे समूह की गारंटी देकर लिया था, और ये व्यक्तिगत रूप से एनसीएलटी में शामिल थे, जो संभव नहीं था। और दोस्तों, कहते हैं ना कि ताबूत में अंतिम किल साबित होना, तो इस केस में भी इसका अंतिम किल साबित हुआ चंदा कोचर वाला केस, यानी चंदा कोचर इश्यूज प्रूव्ड सकर पंच फॉर द वीडियोकॉन। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए समूह के प्रमोटर श्री धूत की जांच की जा रही थी। इस वजह से भी दिवालियापन मामले को सुलझाने की तारीखें बढ़ती गई। वेदांता ग्रुप ने बोली लगाई थी, लेकिन हाल का न्यूज ये है कि फिर से नए सिरे से इसकी बोली लग रही है। तो मित्रों, देखते ही देखते इस तरह से रंगीन टीवी से शुरू हुआ वीडियोकॉन का कारोबार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह बाजार से गायब हो गया। तो मित्रों, ये था आज की केस स्टडी जो वीडियोकॉन के बारे में थी। आपको केस स्टडी कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आप किस विषय पे मेरे से बात करना चाहते हैं, किस कंपनी की केस स्टडी की बात करना चाहते हैं, अवश्य लिख दीजिएगा। मिलता हूं किसी और सेशन में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबको नमस्कार।